सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो भी लोग आज पहली बार आए हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरी एक प्लेलिस्ट है मैंने बनाई हुई है, जिसमें जो भी एचटेट में टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उनके वेटेज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, तो वो लोग जो अभी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर कमिटमेंट किया था कि आपको ये एचटेट होने से पहले, जो इस साल का एचटेट होना है, जो 2025 का होना था, जो अभी तक पोस्टपोन होता हुआ चल रहा है, वो एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपको आपका कंटेंट करवा दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि डिटेल में हम सारी चीज़ें करेंगे। सो अभी उसी की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, हम अब अपनी सीरीज़ जो है स्टार्ट कर चुके हैं। आज ही उसकी पहली क्लास होने वाली है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का टाइम लूँगी आपको समझाने के लिए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम किस तरह से क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो पेशेंस के साथ सुनिए एंड वीडियो को एंड तक देखो, फिर मुझे बताओ आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कमेंट करके मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देना। ठीक है, तो हमने अभी सीडीपी से स्टार्ट किया है। आपको पता ही है सीडीपी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स हमारे एचटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम अभी मई से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ाम होने की। तब तक लगा लो हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम आराम से है, एंड 2 से 3 महीने में हम हमारा एचटेट का जो कंटेंट है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैंने अपना एचटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। जब मैंने अपनी वीडियोस डाली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये आप पढ़ा सकते हो क्या, पढ़ा दो हमें यहाँ पर। तो ठीक है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम था तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी जाननी है कि मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के अपना एचटेट क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो आप देख सकते हो। एंड अगर आप अपनी भी जर्नी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, अपना एचटेट अपनी जर्नी मेरे साथ लेके चलना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ जुड़े रहो और हम एंड तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीडीपी की। सीडीपी की आपको हफ्ते में 6 दिन क्लासेस मिलेंगी। सैटरडे मंडे से सैटरडे तक आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। संडे को आपको उन सभी का रिवीजन करना होगा, इसलिए संडे को नहीं आएगी वीडियो। उसके साथ साथ आपको 2 या 3 दिन में या फिर हफ्ते में 2 बार सीडीपी के अलावा एक और सब्जेक्ट का कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। जैसे हमने सीडीपी स्टार्ट कर दिया, सीडीपी की क्लासेस जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू चलेंगी, और जब तक आपका ये सिलेबस कवर नहीं हो जाता। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा हम मैराथन क्लासेस करेंगे, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सकें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, लाइव ही लगाएंगे हम मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको वीक में 2 क्लासेस और ऐड ऑन मिलेंगी किसी और सब्जेक्ट की। जैसे ये हमारा सीडीपी का कंटिन्यू चलता रहेगा, साथ साथ में इंग्लिश की पैडागोजी हो गई, हिंदी की पैडागोजी हो गई, एंड इंग्लिश हिंदी ग्रामर हो गया, रीजनिंग हो गया, हरियाणा जीके हो गया। ठीक है, एंड जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कोर सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा टीजीटी साइंस रहा है एंड पीजीटी बायोलॉजी, तो मैं टीजीटी साइंस का भी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बट हमारा प्रायोरिटी अभी यही है कि जो 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन है उसको हम अच्छे से कवर करें। ठीक है, 90 में से हमारा 70 प्लस का टारगेट रहेगा कि हम 90 में से 70 प्लस स्कोर कर सकें। फिर हमें सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आराम से एचटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छे स्कोर भी हम कर सकते हैं एचटेट में। उसके लिए आपको सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते जाना होगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं और आज की पहली क्लास है, एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी। एंड अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, सो नाउ लेट गेट स्टार्ट दिस क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। एंड ये जो क्लासेस होंगी वो टॉपिक वाइज आपको 20 से 25 मिनट की मिलेंगी। ये वाली थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है एंड सारा कंसेप्ट समझाया है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसी चीज़ों को लेकर चलेंगे। सो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, इट्स ओके। तो हमारी क्लासेज जो होंगी वो 20 से 25 से 30 मिनट मैक्सिमम इतने ही टाइम की होंगी, ज़्यादा हम बड़ी क्लासेज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। एंड ये वन मोर थिंग, ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल के लिए ये क्लासेस उतनी ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, जितनी होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी यहाँ से अपना कंटेंट पढ़ सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी जो है हमारी विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है, ये थ्योरी दी थी हमारी जीन पियाजे ने। एंड जीन पियाजे का चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल रहा है।
अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें 2-3 नाम तो बहुत फेमस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड वहाँ से यानी कि उनके बिना तो चाइल्ड साइकोलॉजी अधूरी है। जैसे कि हमारे जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए एंड हमारी कोहलबर्ग थ्योरी हो गई, ठीक है, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हो गई। तो इनके बिना तो सीडीपी बहुत अधूरी है एंड इनका क्वेश्चंस का वेटेज भी सबसे ज़्यादा मिलता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में देख लो जहाँ पर सीडीपी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये स्लाइड्स हैं, ये मैंने खुद बनाई हैं बहुत मेहनत करके। एंड ये देखो क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, प्रीवियस ईयर भी और 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके, ठीक है। तो चलिए, जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। ये स्विस के थे, ठीक है, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड 78 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन रहा है। 78 ईयर्स इन्होंने अपना चाइल्ड साइकोलॉजी को ही वक्त दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की चीज़ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ तो रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। बेसिकली जो भी हम सोच पाते हैं, जो भी हम याद रख पाते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी रीजनिंग लगा पाते हैं, है ना, कोई भी डिसीजन हम ले पाते हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारे संज्ञानात्मक विकास की वजह से पॉसिबल है। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी की वजह से हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमें बताया। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। इन्होंने, जो जीन पियाजे थे, उन्होंने अपने 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनके 3 बच्चे थे, उन्हीं के इर्द गिर्द उनको ही ऑब्जर्व करके उन्होंने थ्योरी दी थी, राइट। तो उनके 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। उन पर ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी। बट लोगों ने इसको अपोज किया कि आप, बिकॉज हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंसान का सोचने का तरीका और बिहेवियर अलग होता है, तो आप सिर्फ 3 बच्चों के आधार पर सभी की साइकोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। बट खैर, ये शुरुआती दौर की बात थी। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ऑब्वियसली इन्होंने इसी पर अपना थ्योरी दिया है, इन्हीं पर अपना काम किया है। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान के पिता इनको कहा जाता है। इनकी एक बुक है जिसको कहते हैं हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक का मतलब क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है बेसिकली कि जो भी इंसान या फिर जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जेनेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से जब वो दुनिया में आने के बाद चीज़ों को देखता है, सीखता है, ठीक है, जो वो ऑब्जर्व कर पाता है, वो किन वजह से कर पाता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उनको इतना कैपेबल बनाते हैं ताकि वो दुनिया में आने के बाद चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो इस बुक में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने बताए हैं, बहुत ही फेमस है ये चारों स्टेजेस इनकी डेवलपमेंट की। एंड हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली एचटेट में मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस इन्हीं स्टेजेस से बनते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने एक बात और बोली थी जिसको हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं, चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली देन अडल्ट्स। इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो जो अडल्ट्स होते हैं उनसे अलग तरह से सोचते हैं, और जो अलग सोचते हैं वो क्वालिटेटिवली अलग सोचते हैं, यानी गुणात्मक अलग सोचते हैं, ना कि क्वांटिटेटिवली, ठीक है। यानी कि हम किसी काम करने का एक तरीका जानते हैं, बट वही बच्चा उस तरीके के अलावा भी कोई और तरीका सोच पाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों के सोचने का जो तरीका है वो बड़ों की अपेक्षा में क्वालिटेटिवली अलग होता है। तो इनका ये कहना था। आगे देखते हैं। अब इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। इन्होंने टर्म दी थी एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक रचनावाद। इन्होंने बच्चों को कहा था कि बच्चे जो हैं अपना जो कॉग्निटिव है वो खुद बना सकते हैं, यानी कि अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर सकते हैं, और वो भी किस तरह से, एक्टिवली फॉर्म में, यानी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान खुद बना सकते हैं। आगे आती है एक टर्म स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली स्कीमा ये होता है कि जो भी नॉलेज हमारे अंदर ऑलरेडी है, जो भी बच्चा है उसके अंदर एक नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है XYZ, ठीक है, जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो उसने खुद से ऑब्जर्व की हो, वही स्कीमा होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज और थिंकिंग।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है और थिंकिंग का भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज क्या होता है, दैट इज़ द स्कीमा। ठीक है, एंड पियाजे नोटेड दैट दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही, बचपन नहीं जन्म से ही, जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके अंदर ये स्कीमा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर ऐड की है, ये आपको इसमें स्कीमा बताया है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये आपको आगे समझ में आएंगे क्या है। सो आगे आता है हमारा एक पॉइंट आता है कि बच्चे कैसे सोचना शुरू करते हैं, उनके अंदर थिंकिंग कैसे इवॉल्व होती है। तो बच्चे के अंदर जो थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता है, वो प्रोसेस है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान से शुरू होता है और प्रतिनिधित्व तक होता है। ठीक है, यानी परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से उनकी थिंकिंग स्किल जो है, वो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। एंड दूसरा है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है बच्चे में। बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलप होता है वो ईगो सेंटर यानी स्वयं केंद्रित बच्चे में होता है ना कि मैं करूँगा, कुछ भी हम बच्चे को खेलने के लिए दे दे या फिर कुछ खाने के लिए, मैं खाऊंगा, मैं करूँगा, होता है ना। तो पहले बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिक बिहेवियर होता है, उसके बाद वो सोशलाइज्ड होता है। तो इस तरह लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होता है वो ईगो सेंटर से सोशलाइज्ड की तरफ मूव करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टर्म्स आती हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशंस। ये तीनों ही टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के ही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर किसी एक की डेफिनेशन देख के पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों चारों ऑप्शन दे देंगे, आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है, बेसिकली ये अडेप्टेशन के टाइप हैं। ठीक है, यहाँ पर एडेप्टेशन ऐड नहीं किया, एडेप्टेशन रह गया। देखो एडेप्टेशन क्या होता है, बेसिकली एडेप्टेशन होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन किस चीज़ का, जो भी आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, माहौल प्रेजेंट है, जो भी हम देख रहे हैं उसके प्रति हम अनुकूल हो जाते हैं, उसमें हम ढल जाते हैं, वो होता है हमारा एडेप्टेशन। ठीक है, अब ये एडेप्टेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में बेसिकली हम कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हम किस में ऐड करते हैं, वो हमारे स्कीमा में ऐड करते हैं। हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी स्कीमा, यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है नॉलेज का और थिंकिंग का, दैट इज़ द स्कीमा, जो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी अडल्ट के अंदर बाय बर्थ ये चीज़ प्रेजेंट होती है, स्कीमा। ठीक है, अब जो स्कीमा होता है, वो स्कीमा होता है, इसमें अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, हमारे पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, तो वो हो जाएगा हमारा एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है वो कैसी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते थे। ठीक है, एकदम से नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ जानते थे, अब उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ पता चल गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्कीमा जो है वो सेम रहेगा, स्कीमा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। एक बच्चे को हमने बताया कि एक वाइट कलर का डॉगी उसने देखा, उसके फर हैं, 4 टांगे हैं, वो बच्चे ने देखा पूंछ है और ये ऐसे भौंकता है। तो उसने पूछा मम्मी से कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ने कहा कि बेटा ये डॉगी है। ठीक है, अब बच्चे ने सेम बच्चे ने दूसरे कलर का डॉगी देखा, उसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, वो भी भौंकता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि ये भी डॉगी है, राइट। तो बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, कि ये भी डॉगी है लेकिन ये दूसरे कलर का डॉगी है, राइट। उसको पता था कि डॉगी ऐसा होता है, 4 टांगे हैं, पूंछ है, बट ऐसे वाइट कलर के अलावा भी और कलर के डॉगी होते हैं। ठीक है, छोटी हाइट के, बड़ी हाइट के, लंबे, है ना, छोटे। तो बच्चे की जो नॉलेज ऑलरेडी थी, यानी जो स्कीमा ऑलरेडी था, उसको पता था डॉग होता है, डॉग के ये बेसिक फीचर होते हैं, बट उसको ये भी पता चला कि डॉगी और कलर के भी होते हैं, या फिर डॉगी और हाइट का भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रीड का भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ, उसका एसिमिलेशन। तो इसमें स्कीमा में कुछ चेंज नहीं आएगा। आई होप ये समझ आया होगा। आगे है एक और टर्म की एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, समायोजन। समायोजन में क्या होगा कि जो ऑलरेडी स्कीमा प्रेजेंट है, जो अभी पीछे उसने जो भी स्कीमा उस बच्चे के अंदर था, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको मॉडिफाई कर लेना, उसको
मॉडिफाई कर लेना। कैसे मॉडिफाई होगा भाई, कुछ नया ऐड होगा तभी तो वो मॉडिफाई होगा। एसिमिलेशन में क्या हुआ कि पहले से पता था, बस एक चीज़ और ऐड कर ली, बट कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्कीमा के अंदर जो ऑलरेडी स्कीमा था उसके अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके उस नॉलेज को अपडेट कर लिया, यानी उसको मॉडिफाई कर लिया। दैट इज़ द अकोमोडेशन यानी समायोजन। इसके लिए जो स्कीमा है वो नई इन्फॉर्मेशन में फिट होने की कोशिश करता है। मतलब कि जैसे कि हमने डॉगी का एग्जाम्पल लिया कि बच्चा डॉगी को उसने पहचान लिया, नया ब्रीड का डॉगी उसने देख लिया, अब उसने एक बिल्ली देखी। देखो मैं आपको आगे मैंने ऐड किया है, हाँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए। अब बच्चे ने क्या देखा कि अब बच्चे ने देखा कि एक बिल्ली है, ठीक है। बच्चे को नहीं पता बिल्ली है, बट उसने देखा 4 टांगे हैं, पूंछ है, और ये भी, पर ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, ये भौंक नहीं रही, म्याऊं म्याऊं कर रही है। लग तो डॉगी जैसी रही है बट डॉगी तो नहीं लग रही, डॉगी तो भाव भाव करता है। तो बच्चे का ना यहाँ दिमाग उसको चैलेंज करेगा कि यार तुझे तो पता है कि डॉगी होता है, बट ये क्या चीज़ आ गई। तो वहाँ पर क्या करेगा, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये डॉगी नहीं, ये कैट है, दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट इनके आउटर फीचर्स सिमिलर हो सकते हैं, बट ये अलग अलग एनिमल हैं, ये डॉग है एंड ये कैट है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। ये स्कीम है, बच्चे को पता है कि भाई डॉगी होता है, ऐसा दिखता है। एक तरफ एसिमिलेशन हो गया, एक तरफ उसका स्कीमा हो गया, एक तरफ एसिमिलेशन हो गया, एक तरफ अकोमोडेशन हो गया, ठीक है, समझ आया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एसिमिलेशन होता है आत्मसात्करण, और दूसरा अकोमोडेशन यानी समायोजन, यानी नई इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर समा लेना और उसको अपने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करना, ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, अब बच्चे को पता चला इसका स्कीमा था, ऑलरेडी जो स्कीमा था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, बट उसका स्कीमा में कोई चेंज नहीं हुआ। एक इन्फॉर्मेशन ऐड हुई बट उसका स्कीमा जो है चेंज होने की कोशिश कर रहा है, अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या है कि स्कीमा बेसिकली अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहा है, राइट। नॉलेज को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बराबर करने की कोशिश कर रहा है, उसका संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन, जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो, किसके बीच में, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में, दैट इज़ द इक्विलिब्रेशन, यही आपका इक्विलिब्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो एसिमिलेशन जो है आपका सेम, स्कीमा सेम रहता है, इन्फॉर्मेशन ऐड होती है बट स्कीमा सेम रहता है। अकोमोडेशन में क्या होता है, स्कीमा चेंज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है किनको, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को, ताकि ये इक्विलिब्रियम पर आ सके। यहाँ पर देखो एडेप्टेशन मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, ठीक है। सो ये तीनों चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के जो भी स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं बेसिकली, यहाँ पर दिखाई गई हैं। सेंसरी मोटर जो है सबसे पहली स्टेज है, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल जो हमारी लास्ट स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, इसमें हम अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि आप इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि हिंदी में थोड़े से नाम इनके चेंज होके आ जाते हैं, बट ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो हिंदी ही प्रेफर करेंगे, बट फिर भी आप इंग्लिश वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये सबसे पहली स्टेज होती है, जहाँ पर बच्चे की बेसिकली एज होती है 0 से 2 साल के बीच में। इसमें बच्चा, उसको कुछ नहीं पता होता, कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती एज सच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो कुछ भी करता है वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के इमिटेट करके करता है, ठीक है। यहाँ पर अनुकरण करता है। आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को, हम जैसा करते हैं वो वैसा करने की कोशिश करेगा, है ना। तो दैट इज़ द इमिटेशन। आगे है यूज सेंसेस, बच्चा कुछ भी बताने के लिए अपनी सेंसेस का यूज़ करेगा। जैसे बच्चे को भूख लगी होगी तो रोने लग जाएगा, है ना। बच्चे ने पोटी कर दी होगी, सुसु कर दिया होगा, गीला हो गया तो वो रो के बताएगा, तो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ हो, बच्चे को जब 0 से 2 साल की उम्र में जब बच्चा होता है तो उसको हम कुछ भी चीज़ देंगे वो सीधा मुँह में लेगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो उसको सेंस करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है पीछे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठा के देखना। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज में बच्चा, इसके सामने अगर हमने कोई चीज़ रख दी, मान लो हमने ये पेन रख दिया बच्चे के सामने, ठीक है, अब बच्चे के सामने जब तक है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर हमने उसके सामने से ये चीज़ हटा दी तो अब बच्चे के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। ठीक है, अब कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, पिक्चर्स ऐड की हैं। ये देखो यहाँ पर सेंसेस का यूज़ कर रहा है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे सेंसेस का यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसको खेलने के लिए खिलौना दिया एंड बहुत देर से वो खेल ही रहा है तो हमने खिलौने को छुपा दिया, तो अब उसके लिए वो चीज़ गायब हो गई कि खिलौना भी एग्जिस्ट करता था, बच्चे को नहीं पता, वो फिर भी खुश है। ठीक है, इमिटेशन करता है, नकल करता है, ठीक है, हमारा एक तरह से हम जैसे करेंगे वैसे करेगा, इमिटेशन करके सीखता है, कॉपी एक्शन एंड साउंड्स। ठीक है, एंड यही है, इसमें बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, यही हैं, आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बेसिकली 2 से 7 साल की एज आती है, 2 से 7 साल की एज आती है। इसमें बच्चा चाइल्ड मोनोलॉग करता है, यानी स्वयं संवाद करता है। जैसे कि बच्चा खेलता हुआ खुद से बातें करेगा। ठीक है, जैसे स्कूल में जाने लग जाते हैं, 2, ढाई, 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। स्कूल से आने के बाद वो खुद बताने लग जाएंगे कि ये हुआ, वो हुआ, उनसे कोई पूछे या ना पूछे वो खुद से बताने लग जाते हैं। ठीक है, खुद खेलते खेलते खुद बोलने लग जाएंगे, वो होता है स्वयं संवाद, यानी बच्चे खुद से ही खुद बातें करते रहते हैं। एनिमिज्म यानी जीववाद, ये क्या होता है कि बच्चा कोई खिलौना अगर खेल भी रहा है तो उसमें उसको लगेगा कि ये लिविंग है, उसको ये समझ नहीं आता कि नॉन लिविंग है। राइट, जैसे छोटे लड़कियां होती हैं, वो गुड़ियां खेल के बड़ा खुश रहती हैं, है ना, कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ खाना खाऊंगी, है ना, तो हम कहते हैं कि खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपकी डॉल को खिला देती हूँ, है ना, होता है ना ऐसे। या फिर लड़कों के केस में क्या होता है कि स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, तुम खाना नहीं खाओगे तो सुपरमैन खाना खा जाएगा, फटाफट तुम खा लो, तो बच्चा खा लेता है खाना। दैट इज़ द एनिमिज्म, कि वो उसको रियल समझने लगता है कि ये लिविंग है। राइट, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित होता है बच्चे के अंदर, ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि वो खुद में ही रहना पसंद करता है। कोई भी चीज़ हो कि मैं करूँगा, कुछ भी लाना हो मैं लाऊंगा, ये कौन करेगा, मैं करूँगा, है ना, तो बच्चे के अंदर वो रहता है, वो खुद में ही मगन रहता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता इस एज में। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावीपन। इरिवर्सिबिलिटी मतलब होता है, जैसे हमने बच्चे को सिखा दिया कि जैसे 4x5, है ना, बच्चे को हमने सिखा दिया 4x5 20 होता है। ठीक है, बट अगर हमने उसको बोल दिया कि 5x4 करो, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसकी इस एज में अपलटावीपन है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी है, हिंदी में मुझसे नहीं बोला जा रहा, उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी है इस स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल बेस्ड थॉट, यानी प्रतीकात्मक सोच, सिंबल बेस्ड थॉट। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण का अभाव। देखो, कंजर्वेशन पे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, कंजर्वेशन की कमी है यहाँ पर, इसका अभाव है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, लैक है। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब ये है, इसको हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है फोटो में, देखो यहाँ पर देखो, सेंट्रेशन का दिया हुआ है, बट एक ही बात है कंजर्वेशन और सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है ना। उसके लिए मान लो हम उसको 2 खिलौने दिखा रहे हैं, तो अगर उसका एक ध्यान रह गया एक खिलौने पर, तो उसी पर रहेगा। ठीक है, दूसरे के साथ हम फिर क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। या फिर कोई भी 2 काम चल रहे हैं तो वो किसी एक ही काम पर फोकस कर पाएगा। दैट इज़ द सेंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण। लैक ऑफ कंजर्वेशन मैं बता रही थी आपको, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है जैसे बच्चे को हम जैसे एक बाउल हो गया, एक गिलास हो गया, बाउल राउंड और चौड़ा हो गया, बट गिलास जो है लंबा और पतला और लंबा हो गया। ठीक है, अब हमने मान लो बाउल में 100 ml पानी डाला और वही बाउल का पानी हमने गिलास में डाल दिया, 100 ml ही है, क्वांटिटी सेम है दोनों में, बट बच्चे को ये लगता है कि गिलास लंबा है इसलिए इसमें पानी ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर इस स्टेज में लैक ऑफ कंजर्वेशन है, यानी संरक्षण का अभाव है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है।
नेक्स्ट है इंट्यूटिव पीरियड होता है 4 से 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर इंट्यूटिव पीरियड होता है, और एक प्री कंसेप्चुअल पीरियड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स और हैं, इनको ऐसा बोला जाता है, आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंबॉलिक थॉट। ये देखो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेगा और उसके साथ अपने आप ही अपनी ड्रीमी दुनिया में रहेगा कि मैं इसके साथ ऐसे खेल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, है ना, खुद से कुछ बन जाएगा बच्चा, है ना, ये सिंबॉलिक थॉट हो गया। एनिमिज्म, वो टॉयज़ टॉयज़ को नहीं समझ पाता है ना कि भाई लिविंग है नॉन लिविंग, उसके लिए वो चीज़ लिविंग ही है। सेंट्रेशन की एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। ईगोसेंट्रिज्म कि वो किसी दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख पाता है। लाइक उसने बोल दिया कि बच्चे ने बोल दिया कि ये पहाड़ है, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये पहाड़ नहीं, ये तो कुछ और है। ठीक है, तो वो कहेगा नहीं मैंने बोला पहाड़ है तो पहाड़ है, मतलब वो जिस नज़रिए से जिस चीज़ को देखता है वो ये मानता है कि उसी का नज़रिया ठीक है। दैट इज़ द ईगोसेंट्रिज्म जो इस स्टेज में बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज़ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो 7 से 11 साल की उम्र होती है बच्चे की इसमें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, तार्किक चिंतन, यानी कंक्रीट का मतलब मूर्त, यही होता है इसका मतलब कि वो बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है। ठीक है, अब इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, 4 गुना 5 बता देगा लेकिन 5 गुना 4 नहीं बता पाएगा। अब इस स्टेज में वो ये सब कर पाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन, संरक्षण, सीरिएशन, यानी कोई भी चीज़ है, ये देखो यहाँ पर सीरिएशन एक सीरीज़ में चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना भी आ जाता है बच्चे को स्टेज में। कंजर्वेशन मैंने बताया था कि पानी है वो अलग अलग शेप में डाल दिया तो उसको लगता है कि गिलास में ज़्यादा है, बट यहाँ पर वो समझ पाता है कि अगर पानी 100 ml है तो चाहे किसी भी बर्तन में डाल दो वो 100 ml ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है उसका इंडक्टिव थिंकिंग, आगमनात्मक तर्क। ये क्या होता है, एक होता है इंडक्टिव थिंकिंग, एक होता है डिडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग हम आगे पढ़ेंगे। इंडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द वर्क सिम्बॉलिकली। सिंबल के थ्रू बच्चा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नहीं है उसकी फ़ोटो। ठीक है, डिसेंट्रेशन उसके अंदर हो जाता है, यानी केंद्रीकरण जो है वो अब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इससे पीछे वाले स्टेज में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर बहुत सेंट्रेशन होता है कि मतलब एक ही जगह पर फोकस कर पा रहा है, दूसरे काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है एक ही समय में। यहाँ पर एक ही समय में 2 चीज़ों पर वो फोकस कर पाता है। ठीक है, और इस स्टेज तक आते आते बच्चे के अंदर जो ईगोसेंट्रिज्म है वो भी कम हो जाता है, घट जाता है, यानी कि उसके अंदर अहम केंद्रीकरण घट जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फ़ोटोज़ हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है बच्चा कि हाँ बिस्किट खाया है किसी ने, बट ये दांत के निशान तो किसी और के हैं, मैंने तो नहीं खाया, मतलब दांत बड़े हैं तो किसी बड़े इंसान ने खाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है बच्चा। रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन है ना, बताया था। पानी, यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, या फिर आप मल्टीप्लाई वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इंडक्टिव थिंकिंग यहाँ पर बच्चा कर पा रहा है कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, उसको पता है, उसके पास एक डॉगी है, उसने देखा कि वो डॉगी भौंक रहा है, बट बाहर जाके उसने देखा कि अरे वाह सब कुत्ते ही भौंकते हैं, राइट। आगे है सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। अब बच्चा चीज़ों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन चीज़ों को अरेंज कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट, और उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकता है, तो यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट और फाइनल जो है हमारी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होती है, बेसिकली 11 साल या इससे ज़्यादा की जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है। पीछे हमने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जनरली बच्चे को कुछ पता है एंड अब वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ, रीजनिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है ये इसका आएगा। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का आएगा, ये डिडक्टिव रीजनिंग का आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पीछे हमने बात की थी इंडक्टिव रीजनिंग की, वहाँ पर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी स्पेसिफिक से जनरल की ओर जो है तर्क जाता है, रीजनिंग जाती है बच्चे की। ठीक है,
यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे के बताया गया है। देखो कि एक बच्चा सोच रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं वो ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट स्टार्स, ठीक है। फिर सोचता है कि अर्थ भी एक प्लैनेट है, कि हाँ अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसका मतलब ये भी एक स्टार के चारों तरफ घूमती होगी, ऑर्बिट करती होगी, है ना। तो यहाँ पर उसने एक जनरल इन्फॉर्मेशन, पहले उसको पता थी कि सभी प्लांट्स जो हैं स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। अब अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है और अब वो भी स्टार की तरफ घूमती है, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिडक्टिव रीजनिंग लगा रहा है, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन से स्पेसिफिक की ओर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगी कि बच्चा डाइवर्स तरीके से सोच पाता है, अपसारी चिंतन कर पाता है, ठीक है। यानी कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस वो निकाल सकता है, यानी एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से भी सोच सकता है, दैट इज़ द डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त चिंतन, यानी कि अब वो अपनी एक ख्याली दुनिया में जा सकता है। इस उम्र में बच्चा अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स उसके चलते रहते हैं, इमेजिनरी वो कुछ ना कुछ बना रहता है कि हाँ मैं भी ऐसे कुछ करूँगा या फिर मैं भी ऐसे कुछ करूँगी, है ना। तो ऐसे अपने ही XYZ थॉट्स में जाए रहते हैं बच्चे, ठीक है। दैट इज़ द अमूर्त चिंतन। अमूर्त यानी जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, है ना, तो थॉट्स में ऐसे ऐसे थॉट्स में जाए रहते हैं। हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग जिसमें हाइपोथेटिकली सोचना हो। यहाँ पर हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ सकती है इसके अंदर, कि बच्चे हाइपोथेटिकली सोचते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग का मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यहाँ पर लड़की सोच रही है, आइडिया सोच रही है चीज़ों को, मान लो उसने कोई चीज़ देखी, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, बट उन चीज़ों को लेके वो आइडिया सोच रही है कि मैं इनका क्या करूँगी, कैसे करूँगी, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि कोई बच्चा है या कोई इसके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो इसके सामने मल्टीपल सोल्यूशंस ये अपने खुद के निकाल रहा है, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर हाइपोथेटिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर बच्चे जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के रीजनिंग के, है ना, वो दिमाग में ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम कौन सा तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स मैथ, यहाँ पर बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थी हमारी चार जो हमारी स्टेजेस हैं इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, जो चार स्टेजेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पर चारों पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम चारों को, यहाँ पर मैंने ये एक फ़ोटो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स की जो फ़ोटो है वहाँ से मैंने इसको लिया है। आपको समझाने के लिए मैंने इंडिविजुअल अच्छे से पिक्चर्स लगा के उनको थोड़ा डिटेल में बताया है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में समझने पर वो चीज़ लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। जब आप वीडियो को देख लोगे आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। एंड आप जो इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत परफेक्ट है। आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन से स्टेज में कौन से पॉइंट्स आते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको इतने सारी वो स्लाइड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारे पॉइंट्स यहीं पर ऐड कर दिए हैं। सेंसरी मोटर में क्या क्या है, 0 से 2 ईयर्स है, इमिटेशन, यूजेस, सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सारे की पॉइंट्स इनमें यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ईगोसेंट्रिज्म है, यहाँ पर घट जाता है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रेशन हो जाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन है, यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाता है। इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। सिंबल बेस्ड थॉट आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंबलिकली बच्चा रिप्रेजेंट करने लग जाता है। दैट इज़ द, देख रहे हो कहाँ से बच्चे में शिफ्ट हो रहे हैं, चेंजेस कैसे हो रहे हैं, है ना, प्री ऑपरेशनल से कंक्रीट में जाते हुए, एंड कंक्रीट से देन फॉर्मल में। जैसे कि यहाँ पर इंडक्टिव थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, यहाँ पर बच्चा हाइपोथेटिकली भी सोच सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टिव थिंकिंग है तो यहाँ पर डिडक्टिव थिंकिंग है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के अंदर जो है थिंकिंग इवॉल्व होती रहती है, ठीक है। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी को रिवाइज कर लेना। आगे हम आते हैं, हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बताओ जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने बताया था, सेंसरी मोटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। सेंसरी मोटर की ये मुख्य विशेषता है। 4 ही थे उसके अंदर, ठीक है। 0 से 2 साल के अंदर होते हैं, अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, इमिटेशन करते हैं, और चौथा ये था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुराने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। ये बच्चे का स्कीमा है, उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। किसके अंदर, उसके पुराने स्कीमा के अंदर, कि उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन तो था, उसके अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। दैट इज़ द
आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रेशन बताया था कि वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जीववाद जो है बच्चे की कौन सी स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज, दैट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे की किस अवस्था में बच्चा संरक्षण यानी कंजर्वेशन और वर्गीकरण सीख जाता है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन सीख जाता है। ये होता है हमारा स्टेज नंबर 3 जो कि है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि हमारी थर्ड ये वाली 7 से 11 वर्ष वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है, एचटेट का है ये 2022 का लेवल 2 का। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि एट विच स्टेज डज द ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ऑकर इन अ चाइल्ड, कि बच्चे के अंदर पारगामी तर्क। अब ये क्या बला आ गई, हमने अभी पढ़ा था, एक तो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग जो कि हमारी थर्ड स्टेज में होती है, और एक होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव जो कि आती है हमारी लास्ट स्टेज में, दैट इज़ द फोर्थ। तो हमारे ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, सेंसरी मोटर में बच्चे के अंदर ना कुछ समझ होती है ना कुछ होता है, तो इसका आंसर हमारा आएगा प्री ऑपरेशनल। अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती क्या है कि इसमें ना तो बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा होता है, ना ही स्पेसिफिक टू ना ही जनरल से स्पेसिफिक, ना ही स्पेसिफिक से जनरल। उसका जो नॉलेज है या फिर उसका रीजनिंग है वो एज इट इज़ रहता है, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। दैट इज़ द ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, 2021 में आपका आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन सेम व्हेन पोर्ड फ्रॉम ए वाइड कंटेनर टू अ नैरो टॉल वन, कि एक वाइड कंटेनर है उससे एक नैरो और टॉल जो है कंटेनर उसमें पानी डाल दिया। अब बच्चा क्या सोचने में यहाँ पर रुक जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो सेंटरेशन, जो हिंदी में देख रहे हैं, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो हिंदी वाला पढ़ लेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा इसका आंसर सेंटरेशन, या फिर कंजर्वेशन दिया होता तो कंजर्वेशन भी हमारा आंसर होता। ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है ये। हाइपोथेटिकल कब कब सोचना शुरू कर देता है बच्चा, लॉजिकली, एक तो लॉजिकली थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है कौन से स्टेज में, थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज कौन सी थी हमारी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। उसके बाद उसकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो होती है ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, दैट इज द स्टेज नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपने देख लिया किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने जो कंटेंट पढ़ा है वो कितना रिलायबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ पियाजे बिलीव्ड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। अब पियाजे के कौन से इन जो नीचे ऑप्शन में फैक्टर दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है फैक्टर है जो पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक्स का मिश्रण जो है वो है। जैसे कि मैचुरेशन वाला टॉपिक आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पर भी पियाजे ने बताया है कि बच्चे के अंदर मैचुरेशन आता है, जैसे जैसे मैचुरेशन आएगा वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक आता है हमारा सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज। ये वाला जो है इसका आंसर वैसे यही आएगा, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था कि जब बच्चा सामाजिक अंतक्रिया करता है या फिर भाषा सीखने लगता है, भाषा के थ्रू जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि बच्चे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, सोशल इंटरेक्शन पे हो गया, लैंग्वेज पे हो गया, कल्चर पे हो गया, है ना। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, तो हम यहीं पर इस सेशन को एंड कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये तीनों जो है पियाजे के फैक्टर्स में से हैं। इक्विलिब्रेशन मैंने आपको बताया था, मैचुरेशन हो गया और सोशल ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, तो अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो लेव वाइगोत्स्की का ही रहेगा, जिन्होंने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो हम नेक्स्ट सेशन में सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे कि वो बच्चों को कैसे हेल्प करती है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, एंड यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एंड सो मुझे कमेंट में बता देना आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे, और क्या आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसकी थ्योरी पढ़ी, साथ में उसके
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेव वाइगोत्स्की का हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो स्टे ट्यून, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोज़ के अपडेट हैं वो टाइम से मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।